नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से है। सीएम योगी आदित्यनाथ का जालौन दौरा है कल। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के मौके पर सीएम योगी जालौन जाएंगे। कल राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के मौके पर सीएम योगी जाएंगे जालौन। सीएम योगी आदित्यनाथ का जालौन दौरा है कल। सीएम योगी आदित्यनाथ जालौन दौरे पर हैं कल। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी जालौन जाएंगे और ये उनका दौरा रहेगा जालौन का कल। इसे बेहद खास माना जा रहा है जालौन दौरे को। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के मौके पर उनका जालौन दौरा रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ कल जालौन जाएंगे। बुलडोजर पर एसीएस गृह अवनीश अवस्थी का बयान। यूपी में गुंडों माफियाओं के खिलाफ चलता रहेगा बुलडोजर। आगे भी अपराधियों की संपत्ति ध्वस्त की जाएगी। अवनीश अवस्थी ने कहा, बुलडोजर एक्शन से माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री जी ने गृह विभाग की समीक्षा में निर्देश दिए हैं। योजनाबद्ध ढंग से माफियाओं पर कार्रवाई करने के निर्देश हैं। संगठित अपराधियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई हो रही है। देखिए, पूरे प्रदेश में ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम, माफियाओं, गुंडे, बदमाशों के खिलाफ जो है अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। पिछले 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम हुआ है। अभी 2 दिन पहले ही उनके अध्यक्षता में कैबिनेट के सामने पूरा प्रेजेंटेशन हुआ है। बेसिक इशू ये है कि प्रत्येक दशा में जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो क्रिमिनल्स जो अवैध संपत्ति अर्जित करते हैं, गैंग के रूप में काम करके अर्जित करते हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई हो। आपने देखा होगा पिछले 2 साल में तमाम सारे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई। हर माफिया को जेल भेज दिया गया। साथ ही साथ लगभग 2068 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। और जब संपत्ति जब्त करते हैं तो ये भी देखते हैं कि जो निर्माण है वो इलीगल तो नहीं, उस पर भी फिर नोटिस देकर प्रभावी कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई, जिसको बुलडोजर कहा गया है। इस तरह की पूरी कार्रवाई पर जो प्रभावशाली काम हुआ है वो आगे भी जारी रहेगा। परसों गृह विभाग की समीक्षा में ये कहा गया है, निर्देशित किया गया कि हम 100 दिन, 6 महीने, 2 साल और 5 साल की योजना बनाकर कार्रवाई करें। एक उद्देश्य ये है कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो एक गुंडे, बदमाश और माफियाओं का क्राइम है, इसको समाप्त किया जाए। हर थाने का टॉप 10 जो भी क्रिमिनल है उस पर प्रभावी कार्रवाई हो, जिससे कि आगे कहीं भी जो है वो किसी भी जनपद में या प्रदेश में अपने कहीं भी घटना न घटित हो। ये पूरा एक अभियान चल रहा है। जब तक क्राइम फ्री नहीं हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अभी पूरी जो है कार्रवाई कर पाए हैं। जहाँ जहाँ भी जो भी क्राइम है और क्रिमिनल्स हैं तो उन पर आगे तक कार्रवाई करना, ये हमारा लक्ष्य है। एक और लक्ष्य मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि जो भी माफिया, गुंडे, बदमाश, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री 30 से 40 मुकदमे, लेकिन कन्विक्शन एक में भी नहीं, ऐसा भी देखा गया। तो अब इस बात पर भी बहुत बल दिया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश महिलाओं और बच्चों के कन्विक्शन रेट में पूरे देश में हाईएस्ट स्थान पर है, लेकिन ये जो माफिया और बदमाश है, इन पर जो कन्विक्शन भी हो, इसका भी एक लक्ष्य दिया गया है, जिससे कि इन पर और अधिक प्रभाव पड़ सके। एक बार कन्विक्शन हो जाएगा तो उसका भी फर्क पड़ता है। भूमाफियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। थाना सरसावा पुलिस और राजस्व की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध तरीके से कब्जाई 220 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। 7 करोड़ रुपए के अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सरसावा इलाके के रपरौली गांव में भूमाफियाओं का कब्जा। हरियाणा के रहने वाले 3 भूमाफियाओं ने किया था कब्जा। विनीत शर्मा है मेरे साथ, मेरे सहयोगी। विनीत, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। आपको बता दूं, पूरा मामला सरसावा इलाके का है, जहां पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो भूमा माफिया थे हरियाणा के, उन पर बड़ी कार्रवाई की है। उनके कब्जे से करीब 200 बीघा जमीन प्रशासन की टीम ने वहां से मुक्त कराई है, और जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये भूमाफिया तीनों हरियाणा के रहने वाले हैं और कई सालों से इनका जो है जमीन पर कब्जा था। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की भी एक बड़ी पॉलिसी है कि
जो कब्जा जो जमीन है उन्हें कब्जा मुक्त कराया जाए। जो भूमाफिया है या किसी भी तरीके से जो अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं लोग, उनको उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई हो, तो उसमें ये प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। जी चलिए, शुक्रिया विनीत आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। सरसावा इलाके के रपरौली गांव में भूमाफियाओं का कब्जा था। हरियाणा के रहने वाले 3 भूमाफियाओं ने यह कब्जा किया हुआ था। और बहराइच में एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के मोतीपुर इलाके से 50,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ की टीम ने आरोपी राममूर्ति उर्फ डमरू को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस जब आरोपी को पकड़ने के लिए गई तो उस दौरान आरोपी हिस्ट्री शीटर ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और आरोपी और उसके सहयोगी मुकेश चौहान को भी गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को लंबे समय से इस आरोपी की तलाश थी। पुलिस अधीक्षक बहराइच महोदय के कुशल निर्देशन में जनपद बहराइच के थाना मोतीपुर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है, जिसमें कि 50,000 के इनामी अपराधी डमरू उर्फ राममूर्ति, जो कि धौरारा खीरी का रहने वाला था, ये पूर्व में ग्राम जरही मोतीपुर में हुई डकैती की वारदात में भी वांछित चल रहा था तथा एक और अन्य गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में भी वांछित चल रहा था। संयुक्त टीम द्वारा इनको रायभोजा के पास से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, इनका साथी मुकेश चौहान रामदीनपुरवा, ये भी थाना धौरारा जनपद खीरी का रहने वाला है, गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से तमंचा, कारतूस और अन्य सामग्री बरामद हुई है। इनको गिरफ्तार करके प्रसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके रिमांड के लिए प्रेषित किया गया है तथा पूर्व से अन्य अभियोगों में जिनमें वांछित चल रहे थे उनमें भी नियमानुसार इनका रिमांड स्वीकृत कराया जाएगा और इनसे पूछताछ के आधार पर इन विवेचनाओं का सफल अनावरण किया जाएगा। सर विनोद, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे। ये राममूर्ति उर्फ डमरू लखीमपुर का रहने वाला है। इसका आपराधिक जो कार्य क्षेत्र है वो लखीमपुर, सीतापुर और बहराइच का तराई का इलाका है। इसमें ये गंभीर वारदातों को अंजाम देकर छुप जाया करता था। पुलिस को इसकी काफी दिनों से तलाश थी। ये बहराइच के मोतीपुर में छुपा हुआ था। एसटीएफ और पुलिस को इस बात की जानकारी लगी और इसे घेर कर गिरफ्तार किया। ये पुलिस के लिए एक लंबे समय से सरदर्द बना हुआ था और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए दहशत का पर्याय था। इसकी गिरफ्तारी से और इसके गैंग पर जबरदस्त चोट हुई है और लोगों को राहत मिलेगी, ऐसा माना जा रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। बहराइच में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव और आजम खान दोनों की मुलाकात को महज एक औपचारिकता बताया। उन्होंने कहा, तीसरे मोर्चे की आग सुलग रही है। आज देश और प्रदेश में महंगाई लोगों का बजट बिगाड़ रही है। लोकसभा चुनाव सपा और बीजेपी के बीच होगा, बाकी कोई पार्टी दूर दूर तक मैदान में नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर कहा, हम अखिलेश के साथ हैं, हम किसी दूसरे के साथ नहीं जा रहे हैं। ये शिष्टाचार मुलाकात है। जब शिवपाल जी से पूछेंगे तो यही कहेंगे कि शिष्टाचार मुलाकात है। और उसको जो राजनीति में लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं, देखिए सच्चाई है कि अभी कुछ दिन पहले ये चर्चा थी कि शिवपाल जी भाजपा में जा रहे हैं। तारीखों पड़ गई लगन 19 तारीख और 19 बीत गया, 22 हो गई और आज हुआ जा रहे हैं। वो उधर दरवाजा इसका मतलब बंद हो गया, तब दूसरा दरवाजा खोल रहे हैं, कहा लगता है। तो इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश में 22 का चुनाव जो हुआ है, 22 के चुनाव में जो माहौल है वो माहौल 22 का चुनाव ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी गठबंधन, यही चुनाव लोकसभा में भी होगा। और ये आजम खान जी से मिले हैं तो बेचारे क्या करेंगे, तो जेल ही में हैं, तो जेल ही में से क्या करेंगे।
सीतापुर से खबर है, जहां सीएम योगी के निर्देश के बाद भी अफसर लापरवाही बरत रहे हैं, अपने समय पर ना पहुंच रहे हैं अफसर। बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता इंजीनियर राधेश्याम का रियलिटी चेक किया गया तो वो वक्त पर पहुंचे नहीं। हमारी टीम लगातार इसी तरीके से रियलिटी चेक कर रही है और सीएम योगी के निर्देशों का कितना पालन हो रहा है, ये हमारी टीम लगातार रियलिटी चेक के जरिए चेकआउट कर रही है। अब यहाँ पर अधिशासी अभियंता वक्त पर पहुंचे नहीं। सीएम योगी के निर्देश के बावजूद भी कुछ अधिकारी अब भी अपनी मनमानी कर रहे हैं और वक्त पर नहीं पहुंच रहे हैं दफ्तर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की बरेली में प्रशासनिक अधिकारी लापरवाही बरतते हुए नजर आए। न्यूज वन इंडिया के संवाददाता अभिषेक कुमार ने विकास भवन में पहुंचकर मुख्य विकास अधिकारी का रियलिटी चेक किया, जहां प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी गंगाराम अनुपस्थित नजर आए। एक अहम पदभार का प्रभारी बनाए जाने के बावजूद भी प्रभारी सीडीओ गंगाराम दफ्तर से गायब ही नजर आए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ एकदम एक्शन मूड में है। साथ ही उनके जितने विभागीय मंत्री हैं वह भी एक्शन मूड में है। तरह तरह से विभागीय जांच की जा रही है, कार्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर न्यूज इंडिया की टीम पहुंची हुई है। हम लोग इसमें मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बरेली के विकास भवन में। आपको बता दें, ये सीडीओ साहब का ऑफिस कार्यालय है। सीडीओ साहब क्योंकि छुट्टी पे गए हुए हैं, उनका चार्ज जो है गंगाराम जी को दिया गया है। जो गंगाराम जी जो है वो उपायुक्त श्रम रोजगार हैं। तो आपको बता दें, इस समय हम लोग देख सकते हैं गंगाराम जी का ये केबिन है, कार्यालय बना हुआ है। कार्यालय आप देख सकते हैं बंद है, इसमें कुंडी लगी हुई है। हम एक बार देखना चाहेंगे कि हम लोग इसमें मौजूद हैं गंगाराम जी के ऑफिस में। आप साफ तौर पे आप देख सकते हैं ऑफिस में इसमें गंगाराम जी मौजूद नहीं है। इस समय प्रभारी सीडीओ है ये। इस वक्त घड़ी में देख सकते हैं आप कितना टाइम घड़ी में इस समय 10:30 बज रहे हैं। कैमरामैन से जूम वगैरह दिखाए, 10:30 बजने के बावजूद भी अभी तक प्रभारी सीडीओ जो बनाए गए हैं गंगाराम जी वो अभी तक कार्यालय में मौजूद नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी किस तरह से सरकार के द्वारा ये कार्रवाई की जाती है, किस तरह से ये अपना सवाल जवाब रखते हैं। कैमरामैन साहिर के साथ में अभिषेक कुमार, न्यूज वन इंडिया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ एकदम एक्शन मूड में है। साथ ही उनके जितने विभागीय मंत्री हैं वह भी एक्शन। और बरेली से न्यूज वन इंडिया संवाददाता अभिषेक कुमार ने जिला अस्पताल चौकी का भी रियलिटी चेक किया, जहां पुलिस चौकी से दरोगा साहब ही गायब नजर आए। चौकी की नेम प्लेट पर 2 दरोगाओं के नाम थे, लेकिन चौकी में एक भी नहीं मौजूद था। इतना ही नहीं, इस रियलिटी चेक में चौकी के आसपास एक सिपाही तक तैनात नजर नहीं आया। देश में दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ व उनकी पूरी टीम एक्शन मूड में है। साफ तौर पे आदेश दिए गए हैं, कहीं पर भी किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर जिला अस्पताल में। यहाँ पर हम लोग न्यूज इंडिया की टीम पहुंची हुई है। यहाँ पर देखना चाहेंगे, यहाँ पर जिला अस्पताल की चौकी है। जिला अस्पताल चौकी में यहाँ पर इस समय खाली पड़ी हुई है। यहाँ पर कोई भी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद नहीं, कोई भी सिपाही नहीं है, कोई भी चौकी इंचार्ज भी नहीं है। जिला अस्पताल की चौकी कही जाती है। यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर सिपाही या चौकी इंचार्ज मौजूद होना चाहिए। वो जिला अस्पताल की चौकी की पूरी जिम्मेदारी यहाँ के चौकी इंचार्ज की होती है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी घटना घटित हो जाती है तो वहाँ पर किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। कहीं ना कहीं ये पुलिस विभाग की लापरवाही है। यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी किस तरह से योगी सरकार इस तरह की लापरवाही को एक्शन मूड में आएगी, किस तरह से इस पर कार्रवाई करेगी। कैमरामैन साहिर के साथ मैं अभिषेक कुमार, न्यूज वन। रायबरेली के एम्स में शुरू हुआ देहदान अभियान, यानी इससे अब एमबीबीएस के छात्र छात्राओं को पढ़ाई में मदद मिल पाएगी। एम्स के एनाटॉमी विभाग में युग दधीची देहदान अभियान के प्रमुख मनोज सेंगर ने कहा कि साल 2003 से अब तक वो 9 मेडिकल कॉलेजेस को देहदान के जरिए 237 शव दिला चुके हैं। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पहली बार 15 नवंबर 2003 को कानपुर में विशाल गायत्री महायज्ञ के अवसर पर स्वयं पत्नी माधवी सेंगर समेत परिवार के 9 लोगों का देहदान का संकल्प करके अभियान को शुरू किया था। एम्स के एनाटॉमी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजित शुभा दास ने कहा कि एम्स की ओर से लगातार देहदान के लिए लोगों से अपील की जा रही है। ये बुलाया गया था जो आपके माध्यम से हमारा जो देहदान जो अभियान जो हम लोग चालू हो गया हमारे यहाँ पे, तो ये एक कदम होगा जिसके माध्यम से आप हम लोग समाज के सभी लोगों को ये जागरूकता फैलाएं। तो इसलिए आज हम लोग एक एनजीओ जो युग दधीची अभियान कार्यक्रम जो चला रहे हैं कानपुर से श्री मनोज सिंगर महोदय,
उनके माध्यम से, उनके सहयोगिता से ये काम भी और थोड़ा सा बुलंद हो जाए, ये कोशिश में लग गया आज से। ये तो आप जानते ही है देहदान कितना एक बड़ा दान होता है। ये मेडिकल कॉलेज के लिए, मेडिकल कॉलेज छात्रों को अध्ययन के लिए, रिसर्च के लिए, सब कुछ के लिए, सब काम के लिए। तो ये हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग देहदान करें। हम लोग समाज के लिए काम कर रहा है। जो हम लोग चिकित्सक, जो छात्र हैं यहाँ पे डॉक्टर हो रहा है, छात्र हैं जो डॉक्टर बन रहा है, तो उनका अध्ययन के लिए ये देह बहुत ज़रूरी है। सर, अभी स्थिति क्या है एम्स मेडिकल कॉलेज में? एम्स मेडिकल कॉलेज में अभी तक हमारा देह जो मिल रहा है वो PGI चंडीगढ़, PHU, KGMU से मिल रहा है अभी तक। मुझे और चाहिए, हम लोग को और चाहिए। अभी तक कितना अभी मिला तक है? अभी तक हम लोग को 15 बॉडी ऐसा मिल गया है, लेकिन हम लोग हर साल 100 का स्टूडेंट के लिए कम से कम 4 बॉडी चाहिए। अगर 8 बॉडी है तो और अच्छा है, क्योंकि शिक्षा में और अच्छा रहता है। आज जो खबर रायबरेली से है, जहां दबंगों के यहाँ पर दबंगई के चलते छात्रों की जो पढ़ाई बाधित हो रही है। दबंगों ने पीड़ित परिवार पर हमला किया, जानलेवा हमले में कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया। दबंगों के डर से पीड़ित परिवार गांव छोड़ने तक को मजबूर हो चुका है। घर के बच्चों को स्कूल नहीं जाने दे रहे दबंग। पीड़ितों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। SP ऑफिस पहुंचा पीड़ित परिवार, इंसाफ की मांग की है। रायबरेली के डीह थाना क्षेत्र के रोखा गांव की घटना है। दबंगों की दबंगई के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। परिवार के लोग घर से बाहर निकलने को राजी नहीं, यहाँ तक कि वो वहाँ से घर छोड़ने को तैयार हो चुके हैं। अब सरकार के समक्ष गुहार लगा रहे हैं। SP ऑफिस पहुंचा पीड़ित परिवार और इंसाफ की मांग कर रहा है। बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे हैं। रायबरेली के डीह थाना क्षेत्र के रोखा गांव का ये पूरा मामला है। आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग सी महिला है जिनके हाथ में चोट है। परिवार के लोग उनको थामे SSP ऑफिस पहुंचे हैं और दबंगों की दबंगई बता रहे हैं, अपनी आप बीती सुना रहे हैं। पीड़ित परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। दबंगों के डर से पीड़ित परिवार घर छोड़ने को मजबूर हो चुका है। घर के बच्चों को ये दबंग स्कूल तक नहीं जाने दे रहे हैं। पाकिस्तान में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों को झटका। पाकिस्तान से पढ़ाई की तो भारत में नौकरी नहीं मिलेगी। UGC और AICTE की ओर से जारी की गई एडवाइजरी, पाकिस्तान के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन ना लें। पाकिस्तान की डिग्री अगर आपके पास है तो आपकी वो डिग्री भारत में मान्य नहीं होगी, ये UGC की तरफ से कहा गया है। UGC और AICTE की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें साफ स्पष्ट ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान में आपने पढ़ाई की है, अगर आपके पास कोई भी डिग्री पाकिस्तान से ली गई है तो आपकी वो डिग्री मान्य नहीं है। पाकिस्तान से ली गई उस डिग्री के आधार पर आपको कोई नौकरी भारत में नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में पढ़ाई करने वाले ज़रा भारतीय सावधान हो जाएं, क्योंकि जो कर चुके हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा झटका है। इसलिए झटका है क्योंकि पाकिस्तान की डिग्री लेकर भारत में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। UGC और AICTE की ओर से ये एडवाइजरी जारी की गई, जिसके तहत अब अगर आपके पास में पाकिस्तान की डिग्री है तो आप भूल जाइए कि आपको भारत में कोई नौकरी मिलने वाली है। गाजीपुर में आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। गाजीपुर शहर में पीस कमेटी की बैठक जिलाधिकारी मंगल प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक राम बंदन सिंह की मौजूदगी में खत्म हुई। इस बैठक में सभी धर्म के लोग एक साथ शामिल हुए और अधिकारियों से अपनी समस्याओं को साझा किया। वहीं जिलाधिकारी गाजीपुर ने लोगों को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहारों को मनाने की अपील की। जनता को संबोधित करते हुए आलाधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर मान्य है और उसके बाद बजाना भी है, तो तेज आवाज में नहीं,
निर्धारित वॉल्यूम कंट्रोल आवाज के साथ ही बजाया जा सकता है। का संदेश देते हैं परंपरागत ही क्यों न हो, बिना पूर्वानुमति प्राप्त किए वो परंपरागत ही क्यों न हो, अनुमति के जो रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और आगे आने वाले दिनों में मोस्ट प्रोबेबली की अक्षय तृतीया और ईद एक ही दिन पड़ेंगे। इसके बारे में मीटिंग बुलाई गई थी, जन समस्याओं को सुना गया, सब लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। इसमें कुछ सुरक्षा से भी संबंधित थी, तो हमने श्योर किया है कि पूरी सुरक्षा उनको दी जाएगी और वो कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ भी देंगे और इस सारे जो त्यौहार हैं वो बहुत अच्छे से मनाए जाएंगे। कि जो एटा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव चुनाव की मतगणना खत्म हो चुकी है। विजयी उम्मीदवार का ऐलान भी हो चुका है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रामनरेश मिश्रा और महासचिव रोहित पंडीर को विजय घोषित किया गया है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रामनरेश मिश्रा ने अपने प्रतिद्वंदी अशोक सकरवार को 13 वोट से शिकस्त किया, जीत हासिल की, जबकि महासचिव रोहित पुंडीर 353 वोटों से जीत हासिल करने में सफल रहे। जीत का ऐलान होने के बाद विजयी प्रत्याशियों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्राथमिकता जो भी वकीलों से संबंधित समस्याएं हैं, जो भी अधिवक्ताओं की परेशानी है, जिन पे आज तक गौर नहीं किया गया, उन पर हम विचार करेंगे और गौर करेंगे और उनको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो अभी तक हमारा नारा था अधिवक्ता एकता और अधिवक्ता हित, जो दोनों ही फेल थे, कोई काम आज तक नहीं हुआ। अपने अपने मतलब का क्या होता है ये हम आपको करके दिखाएंगे। अधिवक्ता हित होता क्या है। घरेलू झगड़े में पति ने पत्नी की हत्या कर डाली, पत्नी की हत्या कर खुद भी फांसी लगा ली। पहले पत्नी की गला रेत कर हत्या की, फिर खुद फांसी लगा ली। मामूली झगड़े के बाद दोनों में विवाद हुआ था। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में ले लिया। रामपुर में एक युवती की गुहार के बाद शादी से इनकार करने वाले युवक ने थाने के ही मंदिर में शादी की। गांव की रहने वाली युवती ने एसपी से गुहार लगाई कि एक युवक के साथ वो प्रेम पसंद में थी, लेकिन अब वो शादी से इनकार कर रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी तय हो गई थी, लेकिन अब युवक ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद युवती ने एसपी को पत्र लिखकर गुहार लगाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों परिवार के लोगों से एसपी ने बात की और फिर दोनों की शादी करवाई। विष्णु भगवान का ध्यान करो। जय माला डालो, जय माला चलो। रामपुर में जंगल में पेड़ पर एक युवक का शव लटका हुआ मिला, जिसके बाद से इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। युवक का शव आम के एक बाग में पेड़ से लटका मिला। बताया जा रहा है कि मृतक की पहचान राजेंद्र के रूप में हुई है, जो कि उत्तराखंड के रामजी मालपुर गांव का है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ से प्रयागराज के लिए निकले हैं शिवपाल यादव। पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए निकले हैं शिवपाल। प्रयागराज में 5 लोगों की हत्या से सनसनी मची है। मृतकों के परिजनों से प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव खुद मिलेंगे। बिजनौर के कुम्हेड़ा में गुलदार दिखने के बाद लगातार इलाके के किसानों में दहशत बनी हुई है। बताया जा रहा है कि गेहूं की फसल काटते वक्त किसानों को गुलदार नजर आया, जिसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। किसानों ने गुलदार को देखा तो कुछ किसानों ने मोबाइल फोन से उसका वीडियो बनाया, जिसके बाद से गुलदार का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। खड़ा होगा, गुलदार है वो खड़ा दे। हाँ गुलदार है, गुलदार। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।